Good evening, everyone. A very good evening to all of you, बच्चों. We are live, we are back, and this time we are going to start the next unit, that is control system stability. तो आज स्टेबिलिटी का बेटा एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको कराने वाला हूं, एंड आई होप यू गाइस आर रेडी टू फेस दिस यूनिट. तो अभी तक आपकी दो यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं. पहली हो चुकी है ट्रांसफर फंक्शन, ब्लॉक डायग्राम एंड एसएफजी, एंड योर सेकेंड यूनिट कंप्लीटेड इज योर टाइम डोमेन एनालिसिस. अब हम लोग तीसरी यूनिट पे आ रहे हैं, कंट्रोल सिस्टम स्टेबिलिटी. काफी छोटी सी यूनिट है लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम में बेटा अक्सर स्टेबिलिटी के बारे में बात की जाती है. अगर कभी स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे तो यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर दिस यूनिट. यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट दैट यू आर गोइंग टू लर्न इन दिस यूनिट. ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो आइए यार एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम लोग. तो स्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है? एक जनरल सेंस में अगर बात करें, स्टेबिलिटी का मतलब यह होता है बेटा, अगर किसी सिस्टम को उसके ओरिजिनल स्टेट से आप डिस्टर्ब करें और वो सिस्टम वापस लौट करके उसी स्टेट में आ जाए, देन दैट इज सेड टू बी इन अ स्टेबल स्टेट. फिर से सुनिएगा, अगर आप किसी सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं उसके एग्जिस्टिंग स्टेट से और वो सिस्टम वापस लौट के उसी स्टेट में आ जाता है, तब उसे कहा जाता है सिस्टम इज इन अ स्टेबल स्टेट. जैसे ये देखो, यहां पे एक बाउल है, बाउल के अंदर मैंने क्या रखा है, एक बॉल रख दी है. अगर मैं बॉल को लेफ्ट में लुढ़काऊंगा, बॉल को डिस्टरबेंस दूंगा लेफ्ट में, तो ये थोड़ी देर तक ऊपर जाएगी बट लौट के वापस नीचे आ जाएगी. अगर मैं इसे राइट में पुश करता हूं, राइट में रोल करता हूं, तो भी ये थोड़ा ऊपर जाएगी बट ये लौट के वापस नीचे आ जाएगी. ऐसी स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल सच काइंड ऑफ अ स्टेट एज अ स्टेबल स्टेट. कि अगर आप कभी भी इसको डिस्टर्ब कर रहे हो, इट इज कमिंग बैक टू द ओरिजिनल सिस्टम, देन द सिस्टम इज सेड टू बी अ स्टेबल. तो यार कंट्रोल सिस्टम में स्टेबिलिटी का क्या सेंस होता है? कंट्रोल सिस्टम में स्टेबिलिटी का यह सेंस होता है कि अगर आप सिस्टम में कोई डिस्टरबेंस डालते हो, अगर आप सिस्टम को डिस्टर्ब करते हो, तो सिस्टम मस्ट बी एबल टू सेटल डाउन टू अ स्टेबल स्टेट, टू अ स्टेडी स्टेट. कहने का मतलब ये है, मान लो आपने कंट्रोल सिस्टम में इनपुट लगा रखा था 2UT, आपने अचानक से कर दिया 5 से. तो आपने अचानक से 5 कर दिया, तो व्हाट डू आई एक्सपेक्ट इज कि सिस्टम वापस से सेटल हो जाए, भले ही एक नई स्टेडी स्टेट पे सेटल हो जाए, बट कुछ देर बाद सिस्टम का आउटपुट सेटल हो जाना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए सिस्टम का आउटपुट बढ़ते ही लगातार चले जा रहा है या घटते ही लगातार चले जा रहा है. इट शुड बी एबल टू सेटल डाउन टू अ स्टेडी स्टेट. तब आप कहोगे एक कंट्रोल सिस्टम आपका स्टेबल है. पॉइंट समझ रहे हो? अगर कंट्रोल सिस्टम के अंदर आप कोई भी सडन चेंज करते हो और कंट्रोल सिस्टम का आउटपुट सेटल हो जाता है, देन दैट इज सेड टू बी योर स्टेबल कंट्रोल सिस्टम. एज एन एग्जांपल देखो यार, जैसे अपने पास एसी है, एसी में मान लो आई मैंने 24 डिग्री टेम्परेचर सेट कर रखा है, मुझे लगता है नहीं यार और कूलिंग चाहिए, मैं अचानक से टेम्परेचर सेट कर देता हूं 22 डिग्री. तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि अब सिस्टम का जो है आउटपुट थोड़ी देर बाद सेटल हो जाना चाहिए 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे. हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा बट आफ्टर सम टाइम इट शुड बी एबल टू सेटल डाउन टू अ स्टेडी स्टेट ऑफ 22 डिग्री सेंटीग्रेड. तो ऐसे सिस्टम को मैं बोलूंगा स्टेबल. लेकिन अब अगर आप ये सोचो, मान लो मैंने अपने एसी को एक कमांड दिया कि भाई 22 डिग्री पे एसी को सेट करना है, और वो कूलिंग करते ही जा रहा है, करते ही जा रहा है, टेम्परेचर को नीचे ही ले जाता जा रहा है, 21, 20, 19, 18, 17, 16. तो इस तरह का आउटपुट अनडिजायरेबल होता है और ऐसे सिस्टम को आप क्या बोलते हो? अनस्टेबल सिस्टम. क्या बोलोगे? अनस्टेबल सिस्टम, है ना? तो आप समझ सकते हो ऐसे सिस्टम्स आपके लिए कितने ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं. जैसे मान लो गाड़ी में आपने एक्सेलरेटर दबाया, फिर आपने एक्सेलरेटर छोड़ दिया, आप कोशिश कर रहे थे कि स्पीड जो है 60 से 80 आ जाए, लेकिन भाई स्पीड बढ़ती जा रही है, 80, 85, 90, 95, 100, 105. तो क्या होगा? इट कैन लीड टू एन एक्सीडेंट. इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि अगर कंट्रोल सिस्टम में आप अचानक से कोई सडन चेंज करते हो या कोई सडन डिस्टरबेंस देते हो, दैट योर सिस्टम सेटल्स डाउन टू अ न्यू स्टेडी स्टेट. पॉइंट क्लियर हुआ? बताइए भाई, ये क्लियर हुआ कि सिस्टम जो है स्टेडी स्टेट में चला जाना चाहिए आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, देन ओनली यू विल कॉल द सिस्टम एज स्टेबल. बताइए भाई, क्लियर हुआ?
अब देखो जब स्टेबिलिटी की बात करते हैं बेटा तो दो तरह की स्टेबिलिटी होती है, एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी और बीबो स्टेबिलिटी। क्या होती है? एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी और बीबो स्टेबिलिटी whenever we talk about the stability of a LTI system। ये LTI क्या होता है भाई, मैं ये भी बता देता हूं आपको। LTI का मतलब होता है भाई, जब हम सिग्नल सिस्टम पढ़ते हैं तो इसका मतलब होता है लीनियर एंड टाइम इनवेरिएंट। लीनियर एंड टाइम इनवेरिएंट, ठीक है। अब लीनियरिटी के अंदर बेटा खुद के अंदर आपकी दो पॉसिबिलिटीज होती हैं या दो प्रॉपर्टीज होती हैं। वन इज सेड टू बी होमोजेनिटी and the other is said to be superposition। और टाइम इनवेरिएंस का क्या मतलब होता है बेटा? टाइम इनवेरिएंस का मतलब होता है कि when input is shifted by a certain amount, the output shifts by same amount। ठीक है, अगर इनपुट को शिफ्टिंग दोगे तो आपका आउटपुट भी बराबर शिफ्टिंग लेगा। ऐसे आप कहते हो टाइम इनवेरिएंस। क्या बोलते हो? टाइम इनवेरिएंस। और ये मैंने आपको बताया भी था कि जब कभी ट्रांसफर फंक्शन अप्रोच लेते हैं ना, तो ट्रांसफर फंक्शन अप्रोच सिर्फ और सिर्फ एलटीआई सिस्टम्स पे चलती है, यानी सिस्टम का एलटीआई होना जरूरी है इफ यू वांट टू यूज द ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, तो आप राउथ क्राइटेरिया या स्टेबिलिटी के अंदर भी ट्रांसफर फंक्शन पे जाते हो, इसीलिए एलटीआई सिस्टम इज नेसेसरी। तो इन ऑर्डर टू यूज क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन आया कहां से बेटा? ट्रांसफर फंक्शन आया कन्वोल्यूशन से, और सिग्नल के अंदर कन्वोल्यूशन सिर्फ एलटीआई सिस्टम के लिए एग्जिस्ट करता है। इन ऑर्डर टू यूज ट्रांसफर फंक्शन अप्रोच, सिस्टम मस्ट बी एलटीआई। ठीक है, सिस्टम आपका एलटीआई होना जरूरी है। बात क्लियर हो गई यहां तक? अब वन बाय वन समझते हैं बेटा। पहले हम समझते हैं बीबो स्टेबिलिटी। देखो क्या होता है कि दो तीन तरह के सिस्टम हो सकते हैं आपके। पहला होता है स्टेबल सिस्टम। स्टेबल सिस्टम क्या है? हर बाउंडेड इनपुट के लिए बाउंडेड ही आउटपुट देता है। एक स्टेबल सिस्टम क्या होता है? विच ऑलवेज गिव्स अ बाउंडेड आउटपुट व्हेनेवर द इनपुट इज बाउंडेड। अभी समझेंगे बाउंडेड क्या होता है। मार्जिनली स्टेबल सिस्टम क्या होता है? जो कि बाउंडेड इनपुट के लिए दोनों तरह के आउटपुट दे सकता है, बाउंडेड भी दे सकता है और अनबाउंडेड भी दे सकता है। और अनस्टेबल सिस्टम क्या होता है बेटा? जो कि बाउंडेड इनपुट के लिए अनबाउंडेड ही आपका आउटपुट देता है। दैट इज सेड टू बी अ अनस्टेबल टाइप ऑफ अ सिस्टम। तो स्टेबल वो जो हमेशा बाउंडेड दे, अनस्टेबल वो जो हमेशा अनबाउंडेड दे, और मार्जिनली स्टेबल वो जो कि कुछ इनपुट्स के लिए तो बाउंडेड दे देगा बट कुछ अदर इनपुट्स के लिए वो अनबाउंडेड भी दे सकता है। बट तीनों सिचुएशन में इनपुट आपको बाउंडेड ही लगाना है। आउटपुट के नेचर से फिर जज करोगे किस टाइप का आपका सिस्टम है। ठीक है, अब बीबो स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? बीबो स्टेबिलिटी का मतलब होता है बाउंडेड इनपुट एंड बाउंडेड आउटपुट। इसका मतलब होता है कि अगर आप आपके सिस्टम में आप कोई भी बाउंडेड इनपुट लगाओगे तो आउटपुट भी आपका बाउंडेड ही आएगा। अगर एक भी ऐसा इनपुट मिल गया जहां आउटपुट अनबाउंडेड आ रहा है तो ऐसा सिस्टम स्टेबल नहीं कहलाएगा। हो सकता है वो मार्जिनली स्टेबल हो सकता है वो अनस्टेबल हो, लेकिन वो स्टेबल तो नहीं होगा। अगर एक भी ऐसा बाउंडेड इनपुट आपने खोज निकाला जिसके लिए कि आपका आउटपुट अनबाउंडेड आ रहा है, तो ऐसा सिस्टम स्टेबल नहीं हो सकता। इट कैन आइदर बी मार्जिनली स्टेबल और इट कैन बी अनस्टेबल। तो यहां पे जब आप लिख रहे हो ना कैन नॉट बी स्टेबल, माने देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, आइदर इट कैन बी मार्जिनली स्टेबल और बेटा इट कैन बी अनस्टेबल। ठीक है,
बट स्टेबल तो नहीं होगा, कैसे भी कर लेना, इट विल नेवर एवर बी स्टेबल। तो बाउंडेड सिग्नल होता क्या है भाई, पहले तो ये बात समझते हैं ना, बाउंडेड सिग्नल होता क्या है जिसके बारे में इतनी चर्चा कर रहे हैं। अब देखो, जो लोग सिग्नल पढ़ चुके हैं उनके लिए तो बड़ा इजी है, लेकिन जो लोग नहीं पढ़े हैं मैं बताता हूं। बाउंडेड सिग्नल का क्या मतलब होता है बेटा, एक ऐसा सिग्नल whose maximum height is finite, is said to be bounded, जिस सिग्नल की मैक्सिमम हाइट फाइनाइट होती है ना उसे बाउंडेड कहते हैं। माने कि जो सिग्नल आपका कभी भी बेटा, जो सिग्नल आपका कभी भी इंफिनिटी को टच ना करे, ना ही तो प्लस इंफिनिटी ना ही तो माइनस इंफिनिटी, दैट सॉर्ट ऑफ अ सिग्नल इज सेड टू बी बाउंडेड। ठीक है, तो यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, सिग्नल दैट नेवर टचेस प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी इज सेड टू बी बाउंडेड। तो यहां पे क्या कहते हैं ना, मॉड एक्स टी is less than equal to m for all t where m is a finite value। यानी कि मैग्नीट्यूड जो है ना xt का, वो एक फाइनाइट वैल्यू से हमेशा छोटा रहे। xt का जो मैग्नीट्यूड है दैट शुड ऑलवेज रिमेन लेस देन अ सर्टेन फाइनाइट वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एज योर बाउंडेड सिग्नल। अब देखो कुछ सिग्नल्स के एग्जांपल ले लो भाई, कुछ सिग्नल्स के आप एग्जांपल ले लो, जैसे डेल्टा टी। अब इसके बारे में क्या पता है आपको, डेल्टा टी में कुछ सिग्नल लिख दे रहा हूं, डेल्टा टी, यू टी, सिग्नम टी, ई की पावर -2t, ई की पावर -2t यू टी, ठीक है, साइन टी। अब इन सिग्नल्स के बारे में अगर डिस्कस करें, डेल्टा टी देखो क्या होता है बेटा, इट बिकम्स इंफिनिटी एट t इक्वल टू 0। इंपल्स जो है इंफिनिटी को टच करता है t इक्वल टू 0, तो ये हुआ अनबाउंडेड। ये क्या हुआ, अनबाउंडेड। ut 0 and 1, ये दो ही वैल्यूज ले सकता है, तो 0 होगा या तो 1 होगा, ये बाउंडेड होता है। सिग्नम टी हमेशा दो ही वैल्यूज लेता है, -1 and 1, ये भी आपका हमेशा क्या होगा बेटा, बाउंडेड होगा। फिर e की पावर -2t, ये इंफिनिटी बन जाता है बच्चों एट t टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी, तो ये भी इंफिनिटी को जा रहा है, तो ये हुआ अनबाउंडेड। अब जब आपने इसके आगे ut लगा दिया, जब मेरे बच्चों आपने इसके आगे ut लगा दिया, तो ये t ग्रेटर देन 0 पे ही रहेगा, बिटवीन 1 and 0, तो दिस विल बी बाउंडेड। और ये साइन t कहां रहता है हमेशा, बिटवीन -1 and 1, अगेन दिस इज बाउंडेड। ठीक है, तो जिनकी वैल्यूज कभी एक लिमिट को एक्सीड ना करे, एक पर्टिकुलर लिमिट के अंदर ही रहे, ऐसे सिग्नल्स को आप क्या कहते हो, बाउंडेड सिग्नल। अब देखो यार, कोई अगर सिग्नल ही ऐसा है जो इन्फिनिटी तक जा सकता है, आप उसे सिस्टम में इनपुट लगा रहे हो और आउटपुट आपका इनफाइनाइट हो रहा है, इसमें सिस्टम की गलती थोड़ी है। आप खुद सोच करके देखो, अगर आप गाड़ी का एक्सेलरेटर लगातार दबाते चले जा रहे हो और उसकी स्पीड बढ़ती चली जा रही है, इसमें गाड़ी की दिक्कत थोड़ी है, चलाने वाले की दिक्कत है। दिक्कत वाली बात गाड़ी में तब थी कि आपने तो एक्सेलरेटर थोड़ी देर के लिए प्रेस किया,
यानी आपने बाउंडेड इनपुट दिया, आपने ऐसा नहीं कि लगाते ही चले गए या बढ़ाते ही चले गए इनपुट, आपने थोड़ी देर के लिए इनपुट दिया, आपने बाउंडेड इनपुट दिया, यानी कि जिसकी हाइट फाइनाइट थी और उसके बावजूद आउटपुट आपका बढ़ता जाए या लगातार घटता जाए, तब सिस्टम की गलती है। अगर आप इनपुट ही इंफिनिटी दोगे और फिर सिस्टम आउटपुट इंफिनिटी देगा, तो दैट इज नॉट द ड्रॉबैक ऑफ अ सिस्टम, दैट इज द प्रॉब्लम विद द इनपुट। बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई कि बाउंडेड इनपुट ही क्यों लगा रहे हैं? बताइए, बात क्लियर है सबको कि बाउंडेड इनपुट ही क्यों लगा रहे हैं, और कोई इनपुट क्यों नहीं लगा रहे हैं? बताओ, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अब एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी क्या होती है बेटा? इसका यह मतलब होता है, अगर एक सिस्टम में से e की पावर माइनस 2t और e की पावर माइनस 2t ut, बताइए बेटा, e की पावर माइनस 2t जो है, इसके आगे कोई यूनिट स्टेप नहीं लगा ध्रुवा, तो ये टाइम एक्सिस के दोनों तरफ एग्जिस्ट करता है, लेफ्ट में भी और राइट में भी। लेफ्ट में क्या होगा, जब t नेगेटिव डालोगे, t को -1 डाला e की पावर 2, t को -2 डाला e की पावर 4, t को -3 डाला e की पावर 6, तो ऐसे लेफ्ट में ना बढ़ता चला जाएगा। तो ये लेफ्ट में अगर आपने माइनस इंफिनिटी डाला तो इट विल बिकम इनफाइनाइट। अगर आपने ut लगा दिया तो ut के साथ आपने पहले ही बोल दिया कि t नेगेटिव अगर आएगा तो ut तो 0 हो जाएगा, यानी ये फंक्शन एग्जिस्ट ही t ग्रेटर देन 0 के लिए करेगा। 0 डालोगे 1 आएगा, 1 डालोगे e की पावर -2 छोटा हो गया, 2 डालोगे e की पावर -4 और छोटा हो गया, और अगर इंफिनिटी डालोगे e की पावर -इंफिनिटी 0 हो जाएगा। ये इसमें नेगेटिव वैल्यू ऑफ t डाल ही नहीं सकते, नेगेटिव वैल्यू ऑफ t डालोगे तो यूनिट स्टेप 0 हो जाएगा, तो इसीलिए ये वाला तो बाउंडेड रहेगा, 1 से छोटा रहेगा, इसमें नेगेटिव वैल्यू ऑफ t पुट कर सकते हो, तो दिस विल बिकम अनबाउंडेड। हाँ जी, एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, कि अगर आपके सिस्टम में आपने इनपुट लगा करके इनपुट को रिमूव कर दिया, तो इवेंचुअली योर आउटपुट शुड डीके एंड इट शुड बिकम 0, एंड इट शुड बिकम 0। यानी कि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि इनपुट हटा दिया और फिर भी सिस्टम आपका चलता जा रहा है। मान लो यार, रात में आपने ना एक दिन मस्त हॉरर मूवी देखी, किसका ग्राफ बता दूं? बोलो भाई, किसका ग्राफ बता दूं? इन सारे फंक्शंस का ग्राफ बता दूं? रुको, अच्छी कहानी सुनाने वाला था तुम लोग को, सब गड़बड़ कर दिया करो। जैसे तुम्हारे रैंप और पैराबोलिक सिग्नल है ना, वो भी क्या है, तुम्हारे अनबाउंडेड ही है, वो इंफिनिटी तक चले जाते हैं। देखो, e की पावर -2t वर्सेस t का अगर ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ ऐसा आता है। यूनिट स्टेप लगाने से क्या होता है भाई, कि ये ग्राफ सिर्फ 0 के आगे आगे वाला रह जाता है, क्योंकि 0 के पीछे वाला यूनिट स्टेप हटा देता है, यूनिट स्टेप 0 के पीछे वाला हटा देता है। तो अगर आपने यहां पे लिखा e की पावर -2t ut वर्सेस t, तो ग्राफ सिर्फ इतना आएगा। अब ये जो है ये बाउंडेड हो गया, यहां पे ये जो है इनफाइनाइट हो रहा है, तो ये अनबाउंडेड हो गया, ठीक है, अनबाउंडेड हो गया, ठीक है भाई। तो वो इंफिनिटी तक चला जा रहा है, अगर किसी भी टाइम पे इंफिनिटी पहुंच गया तो अनबाउंडेड हो जाएगा, और अगर इनफाइनाइट नहीं जा पाया तो बाउंडेड हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ तो यार तुम लोग पढ़े होगे लाइफ में कभी ना कभी, ऐसा तो होगा नहीं कि एक्सपोनेंशियल का ग्राफ ही नहीं देखे हो कभी। और यूनिट स्टेप से क्या होता है इतना तो समझ आना चाहिए, अब तो तुम्हें जमाना हो गया यूनिट स्टेप यूज करते भाई, ठीक है। ऐसे ही देखो, रैम्प एंड पैराबोलिक इनपुट आर ऑल्सो अनबाउंडेड, क्योंकि ये भी कहां तक जाते हैं, ये भी जाते हैं इंफिनिटी तक। ठीक है भाई। हाँ, e की पावर t भी अनबाउंडेड होगा, अगर e की पावर में पॉजिटिव वैल्यू डालोगे तो वो भी अनबाउंडेड होगा।
लो भाई राहुल भाई, ये जो है यहाँ पे इंफिनिटी चला जाएगा, ये अनबाउंडेड हो गया। इसी में अगर u ऑफ माइनस टी लगा दिया जाए, इसी में अगर u ऑफ माइनस टी लगा दिया जाए, तो u ऑफ माइनस टी क्या करेगा, वो फिक्स कर देगा कि भैया t 0 के आगे जा ही नहीं सकता। यहां पे अगर u ऑफ माइनस टी लगा दिया तो ये बात फिक्स हो गई कि आप 0 के आगे जा ही नहीं सकते। उस सिचुएशन में आपका ये हो गया बाउंडेड। u ऑफ माइनस टी कहता है 0 के पीछे पीछे ग्राफ बनाओ, u ऑफ टी कहता है 0 के आगे आगे ग्राफ बनाओ, और कुछ भी नहीं लिखा तो दोनों तरफ ग्राफ बनाओ। ठीक है भाई, क्लियर आप सबको? बताओ कोई डाउट यहां तक, कोई शक? बोलो भाई, कोई शक किसी को? क्लियर है अनबाउंडेड बाउंडेड? अब देखो मैं आप लोगों को कहानी क्या सुना रहा था। मान लो किसी दिन आपने मस्त एक हॉरर मूवी देखी। अच्छा वैसे हॉरर मूवी का शौक किस किस को है अपनी क्लास में? ऐसे कौन से एकदम जांबाज बच्चे हैं जो कि हॉरर मूवी देखना पसंद करते हैं, मस्त तरीके से रात को एकदम लाइट वाइट बंद करके माहौल बना करके? ऐसे कौन सी जनता है? मैं पता है एक ही हॉरर मूवी देखने गया था हॉल में, याद नहीं नाम, बट एनाबेल था या तो कुछ ऐसी थी, एनाबेल थी या कोई और मूवी थी। e की पावर साइन टी का ग्राफ, बेटा e की पावर साइन टी तो बाउंडेड हो जाएगा ना राहुल, साइन टी कभी 1 या -1 से ज्यादा वैल्यू देगा नहीं, तो e की पावर में भी अगर +1 या -1 डालोगे तो बाउंडेड ही रहेगा ना। e की पावर इंफिनिटी कहाँ जाता है? इंफिनिटी पे जाकर के। साइन टी कभी खुद इनफाइनाइट होगा नहीं। अब मान लो भाई ऐसी सिचुएशन ले लो कि रात को मस्त एक हॉरर मूवी देख करके तुम सोए हो। अब तुमने क्या किया कि यार रात को मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा था, पंखा बंद कर दिया, ठीक है, पंखे पे से इनपुट हटा दिया। अब पंखा चलता जा रहा है, पंखा चलता जा रहा है, पंखा बंद ही नहीं हो रहा है, तो क्या होगा बताओ? ऐसा लगेगा ना भूतिया कुछ चल रहा है। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल, जहां पे इनपुट हटाने के बावजूद आउटपुट अनलिमिटेड टाइम तक चलता रहे। अगर आउटपुट आपका 0 हो जाए इवेंचुअली, यानी पंखा धीरे धीरे घूम करके रुक जाए, तब तो सिस्टम स्टेबल। लेकिन अगर इनपुट हटाने के बावजूद पंखा एक कांस्टेंट स्पीड पे या पंखा एक फाइनाइट स्पीड पे चलता रहे, तो वो सिस्टम हो जाता है अनस्टेबल। क्या हो जाता है? अनस्टेबल। और ऐसे केस में क्या होगा? तुम घर छोड़ करके भाग ही रहे होगे। तो एसिम्प्टोटिक क्यों बोला गया इसे स्टेबिलिटी को? एसिम्प्टोट क्या होता है बेटा? एसिम्प्टोट का मतलब समझते हो क्या होता है? एसिम्प्टोट का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो ग्राफ को इंफिनिटी पे जाकर के टच करे, है ना? एक ऐसी लाइन, अ लाइन टेंजेंट टू ग्राफ, टेंजेंट टू ग्राफ at extreme point such as infinity is called asymptote। ठीक है, एक ऐसी लाइन जो कि ग्राफ को टेंजेंट हो इनफाइनाइट टाइम पे जाकर के, इनफाइनाइट पॉइंट पे जाकर के, ठीक है, इनफाइनाइट पॉइंट पे जाकर के, दैट इज सेड टू बी एसिम्प्टोट। तो अगर ये ग्राफ 0 को टेंड कर रहा है तो देखना यार, ये लाइन मेरी इसके लिए एसिम्प्टोट बन जाएगी। ये जो लाइन है ना, दिस इज टेंजेंट टू कर्व एट t टेंडिंग टू इंफिनिटी। समझ गए क्या? तो हम उसको बोलते हैं एसिम्प्टोट। तो यहां पे जो है ना जीरो वाली एक्सिस, जो जीरो वाली वैल्यू है, वो वाली एक्सिस आपकी कर्व के टेंजेंट हो जानी चाहिए, या कर्व के लिए एसिम्प्टोट बननी चाहिए। तब हम लोग क्या बोलेंगे? तब हम लोग क्या बोलेंगे भाई? तब हम सिस्टम को बोलेंगे स्टेबल। समझ गए एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी का मतलब? बीबो स्टेबिलिटी का मतलब बाउंडेड इनपुट लगाने पे आउटपुट भी बाउंडेड आना चाहिए, और एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी का मतलब अगर इनपुट हटा दिया जाए तो इवेंचुअली धीरे धीरे आउटपुट आपका 0 चले जाना चाहिए।
अब देखो क्या होता है, जब स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो हम बात करते हैं एनर्जी सिग्नल, पावर सिग्नल, नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल। बेसिक बेसिक बता रहा हूं, इसके अंदर ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, सिग्नल के अंदर आता है। अगर देखो एक्सटी कोई पीरियोडिक सिग्नल है, जैसे साइन टी है, कॉस टी है, इस तरह का कोई पीरियोडिक सिग्नल है, तो ये कभी एनर्जी सिग्नल नहीं हो सकता। बट एक अपीरियोडिक सिग्नल एनर्जी सिग्नल हो सकता है। एनर्जी सिग्नल का मतलब क्या होता है? सिग्नल हुज एनर्जी, एनर्जी सिग्नल का मतलब क्या होता है? सिग्नल हुज एनर्जी इज फाइनाइट, जिस सिग्नल की एनर्जी फाइनाइट है, एंड पावर टेंड्स टू जीरो, उसे आप कहते हो एनर्जी सिग्नल। एनर्जी फाइनाइट आनी चाहिए और उसका पावर, पावर क्या होता है? एनर्जी बाय टाइम, एनर्जी बाय ड्यूरेशन, वो जीरो आएगा, वो एनर्जी सिग्नल है। अगर अपीरियोडिक सिग्नल है तो एनर्जी सिग्नल कब होता है? जब फाइनाइट एम्पलीट्यूड हो और फाइनाइट उसका ड्यूरेशन हो। फाइनाइट एम्पलीट्यूड और फाइनाइट ड्यूरेशन। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे ऐसे मान लो, जैसे ये एक एनर्जी सिग्नल है, इसका ड्यूरेशन भी फाइनाइट है, हमेशा रेक्टेंगुलर जरूरत नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। इसका ड्यूरेशन फाइनाइट है और बेटा इसकी हाइट भी फाइनाइट है। हाइट माने एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इज ऑल्सो फाइनाइट। तो जिसका ड्यूरेशन और एम्पलीट्यूड दोनों फाइनाइट होता है, दैट इज सेड टू बी अ एनर्जी सिग्नल। फाइनाइट एम्पलीट्यूड और इनफाइनाइट ड्यूरेशन, फाइनाइट एम्पलीट्यूड और इनफाइनाइट ड्यूरेशन, ये एनर्जी सिग्नल तब होता है बेटा जब ये इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी दोनों जगह पे ही जीरो जा रहा हो। जैसे ये एग्जांपल ले लो कि ये इंफिनिटी पे जाकर के जीरो हो जा रहा है और इधर तो ये जीरो है ही है, यानी लेफ्ट और राइट में इफेक्टिवली फाइनली जीरो हो जा रहा है। ऐसे सिग्नल को आप एनर्जी सिग्नल कह सकते हो। समझ रहे हो? जो कि दोनों तरफ ड्यूरेशन उसका इनफाइनाइट है, चलता जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे खत्म हो जाए, धीरे धीरे खत्म हो जाए, तो ये सारे आपके एनर्जी सिग्नल कहलाते हैं। ठीक है, डीकेइंग होना चाहिए उसका सिग्नल। अगर इंफिनिटी तक जा रहा है तो डीकेइंग होना चाहिए, और डीकेइंग नहीं है तो ड्यूरेशन फाइनाइट होनी चाहिए। समझे? डीकेइंग नहीं है तो ड्यूरेशन फाइनाइट, और डीकेइंग है तो इनफाइनाइट तक चला जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे सिग्नल एनर्जी सिग्नल कहलाते हैं। अब मैं ऐसा आपको क्यों बता रहा हूं, अभी थोड़ी आगे मैं आपको बताऊंगा व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट एनर्जी सिग्नल्स। इनके अंदर ऐसी क्या खासियत होती है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू आवर स्टेबिलिटी। अब देखो एग्जांपल एनर्जी सिग्नल का e की पावर -2t ut, फिर या फिर आप देख लो डीकेइंग साइनोसॉइड, जो आपका अंडर डैम्प्ड सिस्टम होता है भाई, जो आपका अंडर डैम्प्ड सिस्टम होता है वो भी तो यही है, वो इनफाइनाइट ड्यूरेशन पे चल रहा है, लेकिन वो डीके होता जा रहा है, वो डीके होता जा रहा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये जो सिग्नल है दिस इज गोइंग ऑन for infinite duration, but amplitude is decaying। इनफाइनाइट ड्यूरेशन तक तो चल रहा है, बस इसका एम्पलीट्यूड डीके हो रहा है, इसी वजह से ये क्या हो गया? एनर्जी सिग्नल। क्या हो गया ये? एनर्जी सिग्नल। चमका भाई? इसीलिए इसको एनर्जी सिग्नल बोला गया। अब एनर्जी सिग्नल्स के अंदर खासियत ये होती है, दे आर ऑलवेज एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल का मतलब क्या होता है बेटा? एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल का मतलब होता है दैट मैग्नीट्यूड का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे दैट विल बी फाइनाइट। मैग्नीट्यूड का अगर आप बेटा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक इंटीग्रेशन करोगे दैट विल बी फाइनाइट। That is basically said to be your absolutely integrable type of a system. समझ गए भाई? तो ये रीजन है कि हम एनर्जी सिग्नल पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब स्टेबिलिटी की कंडीशन पढ़ेंगे ना तो एग्जैक्टली सेम कंडीशन स्टेबिलिटी की आती है, तो आप ये कह सकते हो सिस्टम वही स्टेबल होगा
जो कि आपका एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होगा या जो कि आपका एनर्जी सिग्नल होगा। विक्रम भाई देखो, या तो इंफिनिटी तक जाए नहीं, या अगर जा रहा है तो घटते घटते खत्म हो जाए। अगर इंफिनिटी तक गया और उसकी वैल्यू नॉन जीरो रही, तब वो सिस्टम एनर्जी सिग्नल नहीं हो सकता। अब पावर सिग्नल क्या होता है भाई? या तो पीरियोडिक हो और उसका एम्पलीट्यूड फाइनाइट हो, जैसे साइन टी, कॉस टी, ये सारे के सारे क्या हैं? पावर सिग्नल हैं। जैसे कि साइन टी, कॉस टी, ठीक है, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर वेव कह दो, रेक्टेंगुलर से तुम कंफ्यूज हो जाओगे, स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव, ये सारे के सारे आपके पावर सिग्नल हैं। या फिर अगर नॉन पीरियोडिक है तो इनफाइनाइट ड्यूरेशन तक अपना एक फाइनाइट एम्पलीट्यूड मेंटेन करे, इनफाइनाइट ड्यूरेशन तक अपना एक फाइनाइट एम्पलीट्यूड मेंटेन करे। जैसे कि मान लो बेटा एग्जाम्पल के तौर पे यूटी, एग्जाम्पल के तौर पे सिग्नम टी, ठीक है, इस तरह के सिग्नल क्या कहलाते हैं बेटा? आपके पावर सिग्नल। यहां पे क्या होता है? पावर ऑफ सच सिग्नल is finite but energy tends to infinity। ऐसे सिग्नल की एनर्जी इनफाइनाइट होती है। तो हम जब स्टेबिलिटी की बात करेंगे, व्हाट डू वी डिजायर, कि सिस्टम का, सुन लीजिए ध्यान से, सिस्टम का आपका जो इंपल्स रिस्पॉन्स है, सिस्टम का जो आपका इंपल्स रिस्पॉन्स है, दैट शुड बी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, और दैट शुड बी योर एनर्जी सिग्नल। सर रैंप सिग्नल बीबो क्राइटेरिया से अनस्टेबल आ रहा है, एसिम्प्टोटिक से स्टेबल, क्या कंसीडर करूं? बेटा कैसे आ गया एसिम्प्टोटिक से स्टेबल? इंफिनिटी पे जाके रैंप सिग्नल इनफाइनाइट हो जा रहा है, तो एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी कहां से आ गई? और सिग्नल के अंदर तो स्टेबिलिटी की बात ही नहीं करते, हम बात करते हैं सिस्टम की। और सिस्टम में जब बीबो क्राइटेरिया लगाते हैं, तब हम सिस्टम में इनपुट लगा के आउटपुट देखते हैं, ठीक है, सिस्टम में इनपुट लगा के आउटपुट चेक किया जाता है। तुम सिग्नल की बात कैसे कर रहे हो? सिग्नल थोड़ी स्टेबल अनस्टेबल होगा। नॉइज को किस में रखेंगे बेटा? डिपेंड करता है नॉइज की वेव फॉर्म को। नॉइज एक अनडिजायरेबल सिग्नल है, बट वो एनर्जी सिग्नल है, पावर सिग्नल है, वो डिपेंड करेगा नॉइज की वेव फॉर्म क्या है। अब देखो जैसे एग्जांपल डीसी, ठीक है, तो एक कांस्टेंट सिग्नल पावर सिग्नल होता है, ठीक है, ये कांस्टेंट सिग्नल है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है? फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू एट t इक्वल टू प्लस माइनस इंफिनिटी। और यहां पे क्या हो रहा है? फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू एट t टेंड्स टू इंफिनिटी। तो ऐसे सिग्नल को आप पावर सिग्नल कहते हो, ठीक है भाई। अब नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल, बेटा जो सिग्नल कभी ना कभी इनफाइनाइट को टच कर जाए, दैट इज नाइदर एनर्जी नॉर पावर। तो यहां पे क्या होता है? एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपका रैंप सिग्नल हो गया, रैंप सिग्नल वो नाइदर एनर्जी नॉर पावर है। पैराबोलिक सिग्नल, और अभी देखो स्टेबिलिटी पे कमेंट मत करो, अभी सीख तो लो स्टेबिलिटी। आप रैंप सिग्नल की स्टेबिलिटी जज कर रहे हो। सिग्नल तो बाउंडेड अनबाउंडेड होते हैं, स्टेबल अनस्टेबल तो सिस्टम हुआ करते हैं, ठीक है, फर्क समझो। सिग्नल तो सिस्टम के अंदर लगाया जाता है, स्टेबिलिटी किसकी जज करते हो? सिस्टम की, ठीक है। अब आप ये थोड़ी कहोगे अगर गाड़ी का आप एक्सेलरेटर दबाते चले जा रहे हो कि आपका पैर अनस्टेबल है, नहीं, आपकी गाड़ी की स्टेबिलिटी की बात करेंगे। डीसी सिग्नल कह सकते हो जीरो फ्रीक्वेंसी का एक पीरियोडिक सिग्नल है, मतलब एक्सट्रीम केस बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरह के सिग्नल आपके होते हैं नाइदर एनर्जी नॉर पावर, इन्हीं को बोलते हैं NENP। जो सिग्नल इनफाइनाइट को चला जाए ना, तो नाइदर एनर्जी नॉर पावर।
ठीक है, नाइदर एनर्जी नॉर पावर। अब आ जाओ भाई, हमें स्टेबिलिटी जज करनी है तो हम लैपलास ट्रांसफॉर्म के डोमेन में करेंगे। तो यहां पे बात आती है आरओसी की। मैं आपको आरओसी पहले भी पढ़ा चुका हूं, बस वापस से याद दिला रहा हूं बेटा। आरओसी, आरओसी का मतलब क्या था? आरओसी का मतलब क्या था बेटा? वैल्यूज, या फिर ऐसा कह दो रीजन, रीजन ऑन एस प्लेन that contains values of s, that contains values of s at which excess is defined। ऐसी वैल्यूज जहां पे एक्सेस आपका डिफाइंड होता है और एक्सेस कन्वर्जेस, माने एक्सेस में एक फाइनाइट वैल्यू आपको मिलती है, ऐसे रीजन को आप बोलते हो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, अब आप एक्सेस डिफाइन कैसे करते हो बेटा? आप एक्सेस डिफाइन करते हो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स ऑफ टी e की पावर माइनस एस टी डी टी। ठीक है, एक्स ऑफ टी e टू द पावर माइनस एस टी डी टी। इंपल्स सिग्नल भी नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल होगा, बिल्कुल। ठीक है, तो आप इस तरह से लैपलास डिफाइन करते हो और जिस वैल्यूज ऑफ एस पे, एस की वो वैल्यूज जहां ये इंटीग्रेशन फाइनाइट आ जाए, दैट इज सेड टू बी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। और मैंने जब आपको लैपलास पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या बताया था? ये जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है, ये एस के रियल पार्ट की टर्म्स में आता है हमेशा, ये सिग्मा की टर्म्स में आता है, ये वर्टिकल स्ट्रिप्स की फॉर्म में होता है, इसमें ओमेगा का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। क्या होता है? ओमेगा का कोई भी कंट्रीब्यूशन आपका नहीं आता है। तो इस पे मैंने आपको एक एग्जांपल भी तो दिया था। एग्जाम्पल मैंने आपको क्या दिया था? जैसे e की पावर माइनस टू टी यू टी, अगर इसका लैपलास लोगे तो 1/s+2 आएगा, और इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या आता है? रियल पार्ट ऑफ s ग्रेटर देन -2, और e की पावर 2t, या रुको, एक ऐसे ही मैंने एक और सिग्नल बताया था -e की पावर -2t, इसका भी सेम आपका लैपलास आता है, बट इसका आरओसी अलग आता है। और आपको याद है मैंने एक बात और आपसे बोली थी कि ये आरओसी ही है जो लैपलास को 1-to-1 मैपिंग बनाता है, ये आरओसी ही है जो लैपलास को यूनिक बनाता है, वरना दो अलग अलग सिग्नल का लैपलास सेम हो सकता है बट देयर आरओसीज विल बी डिफरेंट। तो आरओसी देख करके ही मैं बता सकता हूं, लैपलास को देख के, कि ये किसका लैपलास है, यानी ये कह दो आरओसी की मदद से ही मैं बता पाऊंगा लैपलास ट्रांसफॉर्म से टाइम डोमेन का सिग्नल। ठीक है, वरना मैं टाइम डोमेन का सिग्नल नहीं बता पाऊंगा। अगर मैं आपको 1/s+2 दे दूं तो आप ये नहीं बता सकते किसका लैपलास है। उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? आपको आरओसी भी मालूम होना चाहिए। अब देखो यहां पे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कैसे बनता है? ये होता है आपका एस प्लेन, रियल पार्ट ऑफ एस, इमेजिनरी पार्ट ऑफ एस, यहां पे भी होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ एस और रियल पार्ट ऑफ एस। तो अब पहले केस में आपका आरओसी कितना आ रहा है भाई? रियल पार्ट ऑफ एस ग्रेटर देन -2, तो यहां पे आपने रियल पार्ट ऑफ एस -2 की एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, दूसरे में भी यही आ रहा है रियल पार्ट ऑफ एस लेकिन लेस देन -2, तो -2 की आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब पहले केस में आरओसी जो बनेगा वो आपका राइट में बनेगा, ऐसे -2 के आगे आगे। ठीक है, और आपका दूसरे केस में जो बनेगा वो -2 के पीछे पीछे बनेगा, ऐसे। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आरओसी डिफाइंड होता है हमारा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, माने
ये शेडेड एरिया में आप s का कोई भी वैल्यू उठा के इस फंक्शन के अंदर पुट कर सकते हो, और इस शेडेड एरिया के बाहर का कोई भी वैल्यू इस फंक्शन में डालना अलाउड नहीं है। ठीक है, एनी वैल्यू ऑफ s, any value of s in shaded region can be substituted in excess। ठीक है, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। तो ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का सिग्निफिकेंस होता है। अब जब हम एक कॉजल सिस्टम की बात करते हैं, भाई रुक जाओ, अब तुम स्टेबिलिटी पे मत जाओ। अब अगर हम कॉजल सिग्नल की बात करते हैं तो कॉजल सिग्नल नहीं, सॉरी, कॉजल सिस्टम की, कॉजल सिस्टम का मतलब ये होता है बेटा कि विदाउट इनपुट, कॉजल का मतलब क्या होता है, विदाउट इनपुट देयर कैन बी नो आउटपुट। इन सब के मैथमेटिकल कंडीशन में डिराइव कराऊंगा आपको बेटा सिग्नल एंड सिस्टम के अंदर। अभी हम उतनी बात समझ रहे हैं जितनी हमारे कंट्रोल में काम आने वाली है। विदाउट इनपुट देयर कैन बी नो आउटपुट। तो कॉजल का फायदा क्या होता है भाई, जितने भी प्रैक्टिकली रियलाइजेबल सिस्टम्स हैं, ऑल प्रैक्टिकली रियलाइजेबल सिस्टम्स आर कॉजल इन नेचर, आर कॉजल इन नेचर। जितने भी आपके प्रैक्टिकली रियलाइजेबल सिस्टम है दे आर ऑलवेज कॉजल इन नेचर। ठीक है, सारे के सारे कॉजल होते हैं। अगर सिग्मा 0 आए तब आरओसी क्या होगा, उसके बिना इंटीग्रेशन, और बिना इंटीग्रेशन के आरओसी कैसे निकालेंगे बेटा। आरओसी डिफाइन तो किया था सिद्धार्थ भाई पहले लेक्चर में, बहुत सारे सिग्नल्स का, एक्सपोनेंशियल का डायरेक्ट आरओसी आपको बता रखा है, आपको साइन कॉस का आरओसी बता रखा है, इंपल्स का बता रखा है, यूनिट स्टेप का बता रखा है। तो आपको आरओसी निकालना थोड़ी ना है। e की पावर -2t u ऑफ -t, इसका आरओसी किस तरफ होगा उसी का तो दिखाया घोंचुराम, बस एक माइनस साइन ही तो एक्स्ट्रा है, माइनस साइन से आरओसी थोड़ी बदल जाएगा, यही आरओसी होगा। सेकंड सिग्नल में -t है इसलिए उसका आरओसी डिफरेंट आ रहा है। u ऑफ -t है ना बेटा, u ऑफ -t का मतलब होता है सिग्नल लेफ्ट साइडेड हो गया, इसका मतलब है सिग्नल 0 के पीछे एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसका आरओसी भी पीछे की तरफ आ रहा है। यहाँ पे u ऑफ t है, सिग्नल 0 के आगे एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसका आरओसी भी राइट में आ रहा है। सिग्नल राइट में तो आरओसी राइट में, सिग्नल लेफ्ट में आरओसी लेफ्ट में। अब ये बताओ, ये जो ध्रुवा, निर्मल, विकास और सिद्धार्थ, आप लोगों ने लैपलास वाला लेक्चर नहीं देखा ना बच्चे? एक बार कंफर्म करना, आप लोगों ने लैपलास वाला लेक्चर नहीं देखा ना इस सब्जेक्ट में? मैंने सेकंड लेक्चर जो लैपलास का लिया था नहीं देखे हो ना? सच सच बोलेंगे सभी लोग, अब तक नहीं कवर किया है ना सेकंड लेक्चर? बोलो भाई। बताओ फटाफट से। जल्दी से बोल दो भाई। देखा है तो निर्मल बेटा, देखा है तो फिर ये डाउट कैसे आया? वहां तो ये डिराइव कराए थे दोनों आरओसी। विकास भाई कह रहे हैं रिवाइज नहीं किया। अरे भाई लैपलास तुम 2 चैप्टर से यूज करते जा रहे हो और तुम कह रहे हो तुम ये भूल गए हो बेसिक्स। लैपलास 2 चैप्टर से यूज नहीं कर रहे हो क्या? फिर ऐसे डाउट मत पूछो यार, क्योंकि ये सब लैपलास में करा चुका हूं ऑलरेडी। आओ, तो जितने भी प्रैक्टिकली रियलाइजेबल सिस्टम होते हैं दे आर कॉजल इन नेचर। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इन कंट्रोल सिस्टम्स, इन कंट्रोल सिस्टम्स ऑल सिस्टम्स आर बाय डिफॉल्ट कॉजल। क्योंकि हम सिस्टम ही वही पढ़ते हैं बेटा जो कि प्रैक्टिकली डिजाइनेबल होते हैं।
ठीक है, मतलब कॉजल मुझे कहने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, कंट्रोल सिस्टम के अंदर नहीं भी दिया है तो भी आपका सिस्टम कॉजल ही होगा। ठीक है, कॉजल ही होगा। बेटा ये सब करवा चुका हूं, फिर से क्यों करवा रहा हूं, फटाफट रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि इस चैप्टर के अंदर यूज होगा। अब इसकी कंडीशन क्या होती है, इसकी कंडीशन ये होती है, अभी तुमने देख लिया ना पीके भाई डाउट, इसकी कंडीशन ये होती है दैट एच ऑफ टी जो कि आपका इंपल्स रिस्पॉन्स है मस्ट बी राइट साइडेड, मस्ट बी राइट साइडेड। अब राइट साइडेड का क्या मतलब होता है बेटा, राइट साइडेड का मतलब होता है एच ऑफ टी मस्ट बी 0 फॉर ऑल टी लेस देन टी नॉट। टी नॉट कोई एक फाइनाइट नंबर है, किसी एक वैल्यू के पीछे, किसी एक टाइम के पीछे सारा फंक्शन 0 होना चाहिए, किसी एक टाइम के पीछे। विदाउट इनपुट देयर कैन बी, कोई आउटपुट हो ही नहीं सकता, कैन बी माने हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकते ऐसा। अब इंग्लिश पे मत जाओ यार, बेमतलब कंफ्यूज हो जाओगे तुम। ये क्लियर है। अब इन लैपलास डोमेन आप ये कह रहे हो ना एच टी राइट साइडेड है, एच टी अगर राइट साइडेड है तो अगर एच टी राइट साइडेड है तो इसके लैपलास का जो आरओसी होगा, जो आपका एच एस का आरओसी होगा दैट इज राइट ऑफ द राइट मोस्ट पोल, आरओसी जो होगा दैट इज राइट ऑफ द राइट मोस्ट पोल। अब पोल तो आप लोग समझते ही हो बेटा, तो अगर मल्टीपल पोल आ रहे हैं तो आपका आरओसी राइट ऑफ द राइट मोस्ट पोल आएगा, दैट इज बेसिकली और लैपलास डोमेन। हाँ वैसे यहां पे 0 कह लो, एक्चुअल कंडीशन डिराइव करते हैं तो यहां 0 ही आता है। हाँ ठीक है, राइट साइडेड सिग्नल का वो स्टैंडर्ड है, बट एच टी जो है ना आपका 0 से पीछे 0 होना चाहिए। ठीक है, 0 से पीछे आपका 0 होना चाहिए, दैट इज द कंडीशन फॉर योर कॉजालिटी। तो इसके लिए लैपलास डोमेन में क्या बोलते हैं, आरओसी जो है अगर 3 पोल हैं, एक 1 पे, एक 2 पे, एक 3 पे है, तो 3 वाला सबसे राइट है उसके राइट में होना चाहिए, 3 वाला सबसे राइट है उसके राइट में होना चाहिए। हाँ टी नॉट यहां पे इसीलिए 0 आता है कंडीशन कि 0 के पीछे 0 है, 0 के आगे ही हर्ष भाई एग्जिस्ट करेगा। अब स्टेबिलिटी पे अगर आते हैं, स्टेबिलिटी का तो आपको पता ही है बेटा क्या क्राइटेरिया होता है, बीबो क्राइटेरिया, बीबो क्राइटेरिया। यहां पे अगर सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स है एच ऑफ टी, तो कंडीशन ये होती है कि एच ऑफ टी मस्ट बी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। इसीलिए तो मैंने बोला कि एच ऑफ टी कैसा सिग्नल होना चाहिए बेटा, एनर्जी सिग्नल। अब समझे मैं क्यों बता रहा था एनर्जी सिग्नल्स के बारे में, वो इसीलिए कि आप ये कह सकते हो और एच ऑफ टी मस्ट बी एनर्जी सिग्नल। तो आपका जो है ना ये फाइनाइट आ जाना चाहिए। अब यहां पे क्या होता है बच्चों, लैपलास डोमेन में कंडीशन ये आती है, इन लैपलास डोमेन फॉर एच टी का लैपलास हुआ एच ऑफ एस, इसको फीडबैक मत समझना, सिर्फ ट्रांसफर फंक्शन है। तो आरओसी मस्ट इंक्लूड, आरओसी मस्ट इंक्लूड जे ओमेगा एक्सेस। क्या होता है, आरओसी के अंदर आपका जे ओमेगा एक्सेस आना जरूरी है। ठीक है,
तो ये आपकी कंडीशन हो जाती है स्टेबिलिटी की। अब मैंने क्या बताया, कंट्रोल सिस्टम में बेटा बाय डिफॉल्ट, कंट्रोल सिस्टम में बाय डिफॉल्ट आपका जो है क्या होता है, सिस्टम आपके कॉजल होते हैं। अगर कंट्रोल के अंदर बेटा बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम कॉजल होते हैं, तो हमें जो कंडीशन पे बात करनी है, हमें जो कंडीशन पे बात करनी है, दैट इज वी हैव टू टॉक अबाउट द कॉजालिटी एंड स्टेबिलिटी। वी हैव टू टॉक अबाउट द कॉजालिटी एंड स्टेबिलिटी। और ये कंडीशन मैं डिराइव नहीं करा रहा हूं आपको, ये कंडीशन जो होती है कि एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए, ना ही मैं आपको ये डिराइव करा रहा हूं कि आरओसी में जे ओमेगा एक्सिस कैसे आया। ठीक है, इसका डेरिवेशन जो है हम लोग कहां पे देखेंगे बेटा, सिग्नल सिस्टम के अंदर देखते हैं। ठीक है, तो इस पे टाइम स्पेंड नहीं कर रहा हूं, करने को मैं ये चीज डिराइव करा सकता हूं कि इस कंडीशन से इस कंडीशन तक कैसे पहुंचे, बट आई डोंट थिंक दैट इज नीडेड इन कंट्रोल सिस्टम। तो कॉजालिटी एंड स्टेबिलिटी का कंडीशन क्या हुआ मिला करके, पहली बात आरओसी मस्ट बी राइट ऑफ राइट मोस्ट पोल, और स्टेबिलिटी का क्या कंडीशन हुआ, आरओसी मस्ट इंक्लूड जे ओमेगा एक्सिस। अब देखो किसी पोल के राइट हैंड साइड पे आपको आरओसी लेना है, कौन से पोल के, जो राइट मोस्ट पोल है, और फिर उस आरओसी के अंदर जे ओमेगा एक्सिस भी आ जाए। मेरी बात को सुनिएगा, दो पार्ट में, आपको राइट मोस्ट पोल के राइट में आरओसी लेना है, राइट मोस्ट पोल के राइट में आपको आरओसी लेना है, और उसके अंदर जे ओमेगा एक्सिस भी आ जाए, तो आपका ये जो राइट मोस्ट पोल है ये जे ओमेगा एक्सिस के लेफ्ट में होना चाहिए, या ये कह दो ये लेफ्ट हाफ प्लेन में होना चाहिए। मैं विजुअलाइज कराता हूं, इससे कंडीशन ये बनी कि राइट मोस्ट पोल मस्ट लाई इन लेफ्ट हाफ प्लेन, मस्ट लाई इन लेफ्ट हाफ प्लेन। ठीक है, देखो कहने का मतलब ये है, एक केस ये ले लो, अगर देखो आप ये यहां पे 3 आरओसी आप बना सकते हो। ठीक है, यहां पे आप 3 आरओसी बना सकते हो बेटा। अगर आप ये वाला आरओसी लेते हो तो आप लेफ्ट ऑफ द लेफ्ट मोस्ट प्लेन हो गए, तो ये होता है एंटी कॉजल, और इसमें जे ओमेगा एक्सिस भी नहीं आया, ये हो गया अनस्टेबल, एंटी कॉजल एंड अनस्टेबल। ये वाला आरओसी लेते हो तो ये नॉन कॉजल हो गया, दो पोल के बीच में, इसमें जे ओमेगा एक्सिस भी नहीं आया, तो ये भी आपका अनस्टेबल हो गया। थर्ड वाला लेते हो, अगेन दो पोल के बीच में हो, नॉन कॉजल हो गया, बट इसके अंदर ये वाई एक्सिस इंक्लूड हो गया, तो दिस इज स्टेबल। और ये वाला अगर आप लेते हो तो ये कॉजल होगा, क्योंकि सीधे राइट मोस्ट पोल के राइट में जा रहे हो, बट ये अनस्टेबल होगा। तो मुझे लेना कॉजल वाला ही आरओसी है, और मैं ये भी कह रहा हूं कि उसके अंदर जे ओमेगा एक्सिस आना चाहिए। लेना मुझे राइट में ही है आरओसी, लेकिन उसके अंदर जे ओमेगा एक्सिस भी आना चाहिए। तो अगर मेरे पास मल्टीपल पोल हैं, तो मेरा राइट मोस्ट वाला जो पोल है ना, वो लेफ्ट में लाई करना चाहिए, ताकि उसके राइट में जब मैं लूंगा आरओसी, ताकि जब मैं उसके राइट में आरओसी लूंगा बेटा, तो उसमें जे ओमेगा एक्सिस आ जाएगा। और अगर ये राइट मोस्ट वाला पोल है, माने बाकी के सारे पोल इसके लेफ्ट में होने चाहिए, बाकी के सारे पोल इसके लेफ्ट में होने चाहिए, तब यहां पे आप कह सकते हो दिस इज कॉजल प्लस स्टेबल। तो ऑल इन ऑल कंडीशन ये बन गई, जो सबसे आगे वाला पोल है वो भी लेफ्ट हाफ प्लेन में जाना चाहिए। सबसे आगे वाला अगर लेफ्ट हाफ में है, तो आप क्या कह सकते हो, ऑल पोल्स must lie strictly in left half plane। कहां लाई करने चाहिए,
लेफ्ट हाफ प्लेन में। तो ये जो कंडीशन होती है सिर्फ स्टेबिलिटी की नहीं होती है बेटा, ये कंडीशन होती है स्टेबिलिटी प्लस कॉजालिटी की। बट क्योंकि कंट्रोल सिस्टम के अंदर बाय डिफॉल्ट आपका सिस्टम कॉजल होता है, इसीलिए स्टेबिलिटी इज इक्वल टू स्टेबिलिटी प्लस कॉजालिटी। क्या बोल रहे हो भाई? नियर टू ओरिजिन बोलो भाई विक्रम। जब मैं कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं तब ना पूछो ना, बाद में पूछ लिया करो, फिर मिस हो जाता है मैसेज। समझ गए? सारे के सारे लेफ्ट हाफ में आने चाहिए। दिस इज कॉजालिटी प्लस स्टेबिलिटी। जरा ये करना, गिवन द फंक्शन h ऑफ s 1 by s plus a, what will be ht? What will be ht? बताओ भाई। आरओसी तो दिया नहीं, पोल 0 पर आए तो आरओसी इमेजिनरी एक्सिस पे आएगी, तब भी उसके लिए लेफ्ट हाफ प्लेन। अरे भैया अगर पोल ओरिजिन पे आ गया तो स्टेबल नहीं कहलाएगा, तब आरओसी में इमेजिनरी एक्सिस इंक्लूड थोड़ी हो पाएगी। आरओसी में कभी भी पोल इंक्लूड नहीं होते, ओरिजिन खुद भी तो इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करता है। तो अगर आपका एक पोल ओरिजिन पे आ गया तो आप इमेजिनरी एक्सिस को तो आरओसी में ले नहीं सकते। अगर आप इमेजिनरी एक्सिस को आरओसी में नहीं ले सकते देन इट विल नॉट बी स्टेबल। देखो भाई यहां पे आरओसी नहीं दिया, तो यहां दो पॉसिबिलिटी बनती हैं एच टी की। अभी लिखवाया था ना मैंने यही वाला एग्जाम्पल। यहां दो पॉसिबिलिटी बनती हैं, e की पावर माइनस ए टी यू टी। यहां पे आरओसी होता है रियल पार्ट ऑफ s ग्रेटर देन माइनस ए, रियल पार्ट ऑफ s लेस देन माइनस ए। अब दोनों ही केसेस में आरओसी अगर बनाएंगे, बहुत से बच्चों ने क्या होशियारी दिखाई कि यूटी मत लगाओ, सीधा e की पावर माइनस एटी लिख दो, दोनों ही ऑप्शन सही है ना। बढ़िया दिमाग खेले हैं, बट ये नहीं समझे कि बिना यूटी या बिना यू ऑफ माइनस टी के दोनों तुम्हारा सारा ही आंसर गलत हो गया। दोनों तरफ का सिग्नल थोड़ी ना हो सकता है, ये सिग्मा ये जे ओमेगा, ये सिग्मा और ये जे ओमेगा। अब यहां पे तुम कह रहे हो माइनस ए के राइट में, मैं मान रहा हूं कि ए पॉजिटिव है जिस कारण से माइनस ए आपका नेगेटिव है। ठीक है, मैं मान रहा हूं ए पॉजिटिव है जिस कारण से माइनस ए आपका नेगेटिव है। तो यहां पे ये आरओसी है। अब ये देखो पोल के राइट में है, पोल के अगर राइट में है बेटा तो कॉजल तो है, ये कॉजल तो है, और इसमें जे ओमेगा एक्सिस भी आ रही है, तो ये स्टेबल भी है। ये कॉजल तो है और ये स्टेबल भी है। इधर देखो ये पोल के लेफ्ट में है, पोल के लेफ्ट में माने एंटी कॉजल है, और इसमें जे ओमेगा एक्सिस भी नहीं आ रही, तो दिस इज अनस्टेबल। एंटी कॉजल प्लस अनस्टेबल। ठीक है भाई, एंटी कॉजल प्लस अनस्टेबल। अगला देखिए भाई, एच टी अगले का निकालिए, 1 बाय एस प्लस ए का स्क्वायर। अब की बार माइनस ए पे रिपीटेड पोल्स हैं, है ना। 1 बाय एस प्लस ए का स्क्वायर माने सेकेंड ऑर्डर पोल है माइनस ए पे, या ये कह दो माइनस ए पे आपके दो पोल्स हैं।
आया भाई? यहां पे क्या आ रहा है आपका? यहां पे भी आप कह सकते हो दो पॉसिबिलिटीज आएंगी। एक बनेगा टी ई की पावर -80 यू ऑफ टी, और एक क्या बन जाएगा इसी तरीके से -t, ये बन जाएगा। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी आएंगी। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे आपका ना -a पे दो पोल्स आ रहे हैं, यहां पे आपके -a पे दो पोल्स आ रहे हैं, और आपका आरओसी उसके राइट में होगा। ठीक है, आरओसी आपका इसके राइट में होगा बेटा। तो आरओसी राइट में होगा अगर, तो कॉजल तो है, और फिर आरओसी में जे ओमेगा एक्सिस भी आ रही है, तो ये स्टेबल भी है। तो दिस इज कॉजल एंड स्टेबल। अब समझ में आ रहा है भाई कॉजैलिटी और स्टेबिलिटी कैसे जज करते हैं? कोई बच्चा, पता नहीं कौन था, मैं नाम तो भूल गया, तुरंत ही आप जज करके बैठ गए थे बेटा रैंप सिग्नल की। रैंप सिग्नल पे बीबो भी लगा लिया था और एसिम्प्टोटिक भी लगा दिया था। अब यहां पे क्या है, यहां पे ऐसे लेफ्ट साइडेड है सारा, तो ये हो गया एंटी कॉजल प्लस अनस्टेबल। और ये जो है ना, जो टी ई की पावर -80 यूटी है, इसका एच ऑफ टी ऐसे बनता है, देखो। ये जो सिग्नल है, ये टाइम डोमेन में कैसा दिखता है, ऐसे। तो देखो एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी भी है ना, इन्फिनिटी पे जाके जीरो हो रहा है। एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी भी तो है, इन्फिनिटी पे जाके ये जीरो हो रहा है। तो बीबो स्टेबिलिटी भी सेटिस्फाई हो रही है और एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी भी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो यहां एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी भी है और बीबो स्टेबिलिटी भी है। आरओसी डिटर्मिनेशन में थोड़ा कंफ्यूजन है, सो हम भाई सिग्नल के साथ अगर यूटी आएगा तो पोल के राइट हैंड साइड पे ले लेना, यू ऑफ -t आएगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेना, सिंपल तो है। अगर सेकंड केस में टी के आगे, अरे आरओसी यही रहेगा भाई, माइनस लगाओ चाहे नहीं लगाओ। माइनस लगाने से आरओसी पे थोड़ी ना फर्क आता है, -+2 टाइम्स 10 टाइम्स सिग्नल में अगर आप कोई के का फैक्टर मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल नॉट चेंज द आरओसी। समझ रहे हो विक्रम भाई? किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देने से सिग्नल का आरओसी नहीं बदलता। अब ये देखो जरा, 1/s+a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यूटी वाला ही बनाना, अब ज्यादा मत लग जाना दोनों तरफ का बनाने, दो एग्जाम्पल बहुत हैं उसके लिए। चलो, निकाले भाई। यहां पे क्या करना होता है, देखो ये हमें साइन का जो है लैप्लास जैसा दिख रहा है, बट उसके लिए ना बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा,
और ये जो s प्लस a आ रहा है, दिस इज बेसिकली एक्सपोनेंशियल इन टाइम डोमेन। तो h ऑफ t कितना हो गया, e की पावर माइनस at 1/b साइन bt ut। ठीक है, e की पावर माइनस at 1/b साइन bt ut। तो यहां पे क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना, एक्सपोनेंशियल जो है इसके लिए एनवलप का काम करता है और इसके बीच में आपका साइन का फंक्शन बन जाता है। ये भी तो एक एनर्जी सिग्नल हुआ। ठीक है, ये भी तो एक एनर्जी सिग्नल हुआ, एक्सपोनेंशियल डीके कर रहा है ना। तो आप बोल सकते हो एनर्जी सिग्नल एंड स्टेबल। और अगर लैपलास डोमेन में देखोगे तो इसके जो पोल्स हैं बेटा, जो मेरे बच्चों इसके पोल्स आ रहे हैं, ये आपका एक अंडर डैम्ड सिस्टम हो गया ना। इसके पोल्स आ रहे हैं माइनस a प्लस जे बी, यानी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल आ रहे हैं लेफ्ट हाफ प्लेन में। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल आ रहे हैं आपके लेफ्ट हाफ प्लेन के अंदर। इस टाइप से आ रहे हैं। तो आपका जो आरओसी होगा ना, आरओसी ये वाला होगा पूरा इसके राइट में। यूटी है ना, यूटी लगने से आरओसी पोल के राइट में लेते हैं। ठीक है भाई सोहम, तो ये कॉजल भी है और स्टेबल भी है। टाइम डोमेन लैपलास डोमेन दोनों से हमें सेम आंसर मिल रहा है। अगला देखो, 1/s² प्लस बी स्क्वायर, 1/s² प्लस बी स्क्वायर। चलो, ये वाला तो सिंपल होना चाहिए भाई। क्यों भाई सोनू, फटाफट बताओ क्या आएगा। ये वाला तो सिंपल होना चाहिए। क्या लिखोगे, h ऑफ t, b से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे ना, 1/b साइन bt ut। अब यहां पे h ऑफ t अगर बनाने आए तो ये तो अनडैम्ड सिस्टम हो गया एक तरह से। अनडैम्ड सिस्टम हो गया ना, तो इसमें ऑसिलेशन चलती रहेंगी। तो यहां इस टाइप से आपकी ऑसिलेशन चलती रहती है। ठीक है, दिस विल बी अ पावर सिग्नल। ये आपका पावर सिग्नल है। तो ये नॉट एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है। एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल तो नहीं है, और इसीलिए ये नॉट स्टेबल हो गया। व्हाट विल इट बी, इट विल नॉट बी स्टेबल। अगर ये नॉट स्टेबल हो गया, आप इसके पोल्स देखेंगे, इसके पोल्स आ रहे हैं जे ओमेगा एक्सिस पे। कहां पे आ रहे हैं, जे ओमेगा एक्सिस पे, प्लस माइनस जे बी। ये जो अनडैम्ड सिस्टम है, इसके पोल्स आ रहे हैं जे ओमेगा एक्सिस पे, प्लस माइनस जे बी। तो ये सिस्टम कहलाता है मार्जिनली स्टेबल, क्योंकि पोल ना तो बेटा राइट हाफ में गए, पोल ना तो आपके लेफ्ट हाफ में है, स्टेबिलिटी के बॉर्डर पे खड़े हैं, इसीलिए दे आर द मार्जिनली स्टेबल टाइप ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, आपको टाइम डोमेन ने ये बता दिया स्टेबल नहीं है, लेकिन आपको ये नहीं बताया कि ये अनस्टेबल है या मार्जिनली स्टेबल है, वो पोल से पता चलता है। हाँ, इसका एम्पलीट्यूड 1/b और -1/b होगा। वैसे तो एम्पलीट्यूड 1/b बोलोगे, आप लिमिट्स कह सकते हो, 1/b और -1/b होगा। ठीक है भाई सोहम, अब ये देखो जरा 1/s², इसके लिए बताओ जरा ht क्या आएगा, इसका एनालिसिस करो। 1/s², चलो भाई, कम ऑन एवरीबॉडी।
चलो आओ देखें यहां पे क्या करते हैं, एच ऑफ टी आ जाता है टी यू टी, ठीक है। एच ऑफ टी आपका आ गया बेटा टी यू टी, यानी इसको अगर टाइम डोमेन में प्लॉट करोगे तो इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो सिस्टम होता है ना ये अनस्टेबल हो जाता है, ये मार्जिनली स्टेबल भी नहीं है, ये अनस्टेबल है। मैं अभी आपको कंडीशन बताऊंगा स्टेबल अनस्टेबल मार्जिनली स्टेबल की। तो यहां पे देखो ओरिजिन पे ना रिपीटेड पोल्स हैं, रिपीटेड पोल्स जब भी आएंगे ना इमेजिनरी एक्सेस पे, रिपीटेड पोल्स ऑन इमेजिनरी एक्सेस, तो that sort of a system will be said to be unstable। ये देखो जरा 2s बाय एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, 2s बाय एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, बताइए। हाँ ये तो अनस्टेबल है, सही बात है एकदम बेटा। ये बताओ एंटी कॉजल कैसे निकाल दिया अजय भाई? राइट हैंड साइड ही तो आ रहा था, कॉजल था ना। एंटी कॉजल कैसे आ गया? और कल जो है ना आप लोगों का डिजिटल का टेस्ट रहेगा बेटा, कल आप लोगों का डिजिटल का टेस्ट रहेगा, ठीक है। और शाम को 7 बजे रहेगा डिजिटल का कंप्लीट सिलेबस का टेस्ट, तो रिवाइज कर लेना। देखो यहां पे क्या होता है, ये किसका होता है? अब नीचे देखो एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर आ रहा है, माने कि बेटा डेरिवेटिव तो हुआ है, और एक सेकेंड, डेरिवेटिव तो हुआ है ना, 1/x का डेरिवेटिव 1/x स्क्वायर होता है। तो देखो अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो -1/x स्क्वायर, और फिर चेन रूल के हिसाब से अंदर का डेरिवेटिव करोगे तो 2s, ऐसा ही कुछ लिखा है। तो यानी आप ये कह सकते हो 2s बाय एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर इज बेसिकली -d/ds और 1/s स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसका मतलब है इसका लैप्लास इनवर्स क्या होगा? t/b sin bt ut। अब इसमें क्या हुआ ना बेटा, इसमें साइन के साथ जो उसका एम्पलीट्यूड आपको दिख रहा है, साइन के साथ आपको जो उसका एम्पलीट्यूड नजर आ रहा है मेरे बच्चों, वो कैसा नजर आ रहा है? वो नजर आ रहा है टी। तो आप जो एनवलप बनाओगे ना इस फंक्शन के लिए, आप एक तो टी बनाओगे t/b, और एक बनाओगे -t/b। ये जो लाइन है दिस विल बी t/b एंड दिस विल बी -t/b। ठीक है, इस टाइप से बनेगा। तो ये सिस्टम हो गया अनस्टेबल। और इसके अगर आप पोल्स देखोगे बेटा तो इसके पोल्स भी ना रिपीटेड पोल्स आ रहे हैं इमेजिनरी एक्सिस पे। अगर आप इसके पोल देखोगे तो इसके रिपीटेड पोल्स आ रहे हैं इमेजिनरी एक्सिस पे।
तो मार्जिनली स्टेबल तो आप एक तरह से ये समझ सकते हो कि आपका जो अनडैम्ड सिस्टम होता है ना वो मार्जिनली स्टेबल होता है। ये तो अनडैम्ड थोड़ी, ये तो ग्रोइंग ऑसिलेशन है। ग्रोइंग ऑसिलेशन आपका अनस्टेबल आएगा। अब यहाँ पे दो दो पोल आ रहे हैं, स्क्वायर है ना डिनोमिनेटर में, तो जेबी और माइनस जेबी पे दो दो पोल्स आ रहे हैं। तो यहां पे है रिपीटेड पोल्स ऑन इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, इस टाइप से। ये बात क्लियर हो गई? हाँ, सिलेबस पूरा रहेगा, जितना भी मैंने पढ़ा है सारे टॉपिक्स आएंगे। अब देखो मार्जिनली स्टेबल सिस्टम कौन से होते हैं बेटा, मैंने आपको शुरू में ही दिखाया था। साइन और कॉस सिग्नल पे पोल कैसे आ रहे हैं बता दीजिए। ये वाले कह रहे हो, यहां पे कह रहे हो एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साई, बेटा इसको जीरो करो तो एस स्क्वायर इज माइनस बी स्क्वायर। अब नेगेटिव नंबर का जब रूट लेते हो तो आ जाता है आयोटा। नेगेटिव नंबर का रूट लेने में आयोटा आ जाता है, बस ये। कॉस वाला सही नहीं होगा सर, लैपलास कॉस वाला कैसे सही हो सकता है इसमें? उसमें नीचे स्क्वायर नहीं आता ना, अगर कॉस होता। तुम तो एस बाय एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सोच रहे हो, बट नीचे उसका स्क्वायर है ना बेटा, नीचे उसका स्क्वायर है। एस बाय एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता तो कॉस बन जाता, बट यहां तो यही बनेगा। आ जाओ, अब मार्जिनली स्टेबल सिस्टम कौन से होते हैं बेटा? जिनके पोल्स आपके नॉन रिपीटेड पोल, नॉन रिपीटेड माने एक लोकेशन पे दो पोल ना हो, और पोल कहां लाई करें? इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करें। ऐसे सिस्टम कहलाते हैं मार्जिनली स्टेबल। हम क्या कह रहे हैं? सिस्टम्स विद नॉन रिपीटेड पोल्स, systems with non-repeated poles on imaginary axis, रिपीटेड नहीं होने चाहिए माने एक लोकेशन पे एक से अधिक नहीं, आर कॉल्ड एज मार्जिनली स्टेबल, आर कॉल्ड एज मार्जिनली स्टेबल। ठीक है भाई, तो यहां पे देखो जैसे जेबी और माइनस जेबी ये आपके मार्जिनली स्टेबल हो गए। और मार्जिनली स्टेबल का मतलब क्या है बेटा? कि ये सिस्टम जो है ना मार्जिन पे खड़ा है स्टेबिलिटी के, क्योंकि लेफ्ट हाफ प्लेन में अगर पोल्स आते हैं, लेफ्ट हाफ प्लेन में अगर आपके पोल्स आते हैं तो आपका सिस्टम होता है स्टेबल। और अगर राइट हाफ प्लेन में आपके पोल्स चले जाएं, राइट हाफ प्लेन के अंदर अगर आपके पोल्स चले जाएं तो हो जाता है अनस्टेबल। तो ये बॉर्डर पे खड़ा है बेटा, बॉर्डर पे खड़ा है, तो दैट इज व्हाई दिस इज अ मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। और ऐसे सिस्टम्स जो होते हैं ना, सच सिस्टम्स आर अनडैम्प्ड, and exhibit sustained oscillations। माने उसको अगर कोई एनर्जी नहीं भी दोगे तो भी बेटा वो सिस्टम ऑसिलेट करता रहेगा। सस्टेन्ड ऑसिलेशन माने ऑसिलेशन में कोई डैम्पिंग नहीं है। जैसे पेंडुलम को अगर वैक्यूम में मूव कराया जाए तो पेंडुलम कभी रुकेगा ही नहीं, क्योंकि उसके अराउंड एयर ही नहीं है, तो वहां कोई फ्रिक्शन ही नहीं है। ऐसी ऑसिलेशन आप लोगों की चलती रहेंगी। ऐसे सिस्टम को आप क्या बोलते हो? मार्जिनली स्टेबल। तो मार्जिनली स्टेबल और बेटा जो आपने अनडैम्प्ड सिस्टम पढ़ा है, बोथ आर वन एंड द सेम थिंग। जिस सिस्टम के सारे पोल लेफ्ट हाफ में लाई करेंगे, सच काइंड ऑफ अ सिस्टम विल बी कॉल्ड एज, सॉरी इमेजिनरी पे लाई करेंगे, such kind of a system will be called as your marginally stable system। आप ये भी कह सकते हो यहां पे h of t is a power signal, है ना? h of t जो आ रहा है इसमें, that is your power signal। ये पावर सिग्नल आ रहा है और ये इंफिनिटी पे जाके जीरो भी नहीं हो रहा है। h of t does not tend to zero as t tends to infinity। यानी एसिम्प्टोटिक वाला क्राइटेरिया भी वॉयलेट हो गया।
आपने स्टेबल के लिए बोला था ना एच ऑफ टी एनर्जी सिग्नल होना चाहिए बेटा, तो यहां पे वो क्राइटेरिया भी वॉयलेट हो गया, ये पावर सिग्नल है। और दूसरा आपने बोला था एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी वाला कि इंफिनिटी पे जाके जीरो हो जाए, वो क्राइटेरिया भी वॉयलेट हो गया इन केस ऑफ अ मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। जैसे देखो यार यहां पे क्या है, यहां पे एच ऑफ एस आप कह सकते हो, ओरिजिन पे एक पोल है दैट इज 1/s, जिसका मतलब है कि एच ऑफ टी आपका यूटी आ रहा है। अब देखो यहां पे सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, ये एक पावर सिग्नल है, ये एक पावर सिग्नल है, एच टी इज इक्वल टू 1 and does not equal to 0 as t tends to infinity, and non-repeated pole on imaginary axis. Non-repeated pole on imaginary axis. तो ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसीलिए सिस्टम क्या है, मार्जिनली स्टेबल। तो किसी किसी क्वेश्चन में जीटा 1 दिया होगा तो ओमेगा एन नहीं देना चाहिए, मैं समझा नहीं। जीटा 1 तो आपका क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम हो गया ना, मैं तो अनडैम्ड सिस्टम की बात कर रहा हूं। क्या कहना चाह रहे हो बताओ? ये हो गया मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। लेकिन देखो जैसे ही आपका पोल राइट हाफ में जाएगा, जैसे ही मेरे बच्चे आपका पोल राइट हाफ में जाएगा, जैसे आपका एच ऑफ एस अगर हो गया 1/s माइनस ए पोल इन राइट हाफ प्लेन, तो आपका एच ऑफ टी क्या हो गया, e की पावर at ut। तो ऐसा सिस्टम होता है आपका अनस्टेबल, क्योंकि ये जो सिग्नल आया ना बेटा, ये नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल है, नाइदर एनर्जी नॉर पावर। और फिर एच टी टेंड्स टू इंफिनिटी एज टी टेंड्स टू इंफिनिटी। यहां पे क्या है बेटा, हमारे पास इंफिनिटी पे ना फाइनाइट एम्पलीट्यूड तो था, पावर सिग्नल के लिए ये था कभी भी इंफिनिटी को टच ना करे। यहां पे भी फाइनाइट एम्पलीट्यूड था, यहां पे भी फाइनाइट एम्पलीट्यूड था, लेकिन अगर एच टी का एम्पलीट्यूड इंफिनिटी को टच कर गया ना, इंफिनिटी पे जाकर के, तब ये आपका अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो मार्जिनली स्टेबल है बेटा, उसका इंफिनिटी पे फाइनाइट एम्पलीट्यूड आता है, भले ही नॉन जीरो होता है बट फाइनाइट आता है। ठीक है, बट फाइनाइट आता है बेटा। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आपका इनफाइनाइट आ जा रहा है एज टी टेंड्स टू इंफिनिटी, तो आप इस सिस्टम को बोलेंगे अनस्टेबल। देखो ये वाला तो डन हो गया, अभी जस्ट पिछला केस यही किया हमने, है ना, जस्ट पिछला केस यही किया है। जरा ये देखना, एच एस के लिए एच टी बताओ। एलटीआई सिस्टम में पावर सिग्नल, देखो पावर सिग्नल को नहीं बोलोगे, एलटीआई सिस्टम का अगर इंपल्स रिस्पॉन्स एक पावर सिग्नल होगा तो सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होगा। समझ रहे हो, किसको पावर सिग्नल बनना है, सिस्टम के इंपल्स रिस्पॉन्स को। हाँ, तो आपका ये कह सकते हो राजू भाई एकदम सही बोले, एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी की कंडीशन वॉयलेट होगी आपकी इन केस ऑफ अ मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। और इसीलिए देखो सिग्नल के अंदर दो ही कैटेगरी होती है, स्टेबल अनस्टेबल। ठीक है, बस ये तो कंट्रोल है जिसमें बीच में एक मार्जिनली स्टेबल भी घुसा दिया है। इसका क्या होगा भाई, यहां पे 1/b s माइनस ए, इसीलिए e की पावर at साइन बी टी यू टी। ठीक है, अब यहां पे जो है ना बेटा, आपका जो एनवलप बन रहा है साइन का, वो इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल है, वो डिकेइंग एक्सपोनेंशियल नहीं है, वो ना आपका इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल है, ऐसे है। ये आ गया, तो यहां पे देखो ना, एच टी टेंड्स टू इंफिनिटी, एज टी टेंड्स टू इंफिनिटी,
तो अनस्टेबल हो गया। मार्जिनली स्टेबल में क्या होता है, फाइनाइट आता है ना। मार्जिनली स्टेबल में इंफिनिटी पे जाके फाइनाइट आता है, भले ही नॉन जीरो होता है। और ये सिग्नल हो गया नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल, तो अनस्टेबल सिस्टम हो गया। और यहां पे जो इसका अगर पोल जीरो प्लॉट देखोगे भाई, अगर आप इसका पोल जीरो प्लॉट देखोगे तो इसके पोल राइट हाफ में आ रहे हैं, करेक्ट। एक आ रहा है ए प्लस जे बी और एक आ रहा है माइनस ए माइनस जे बी। उनका रियल पार्ट पॉजिटिव आ रहा है ना पोल्स का। ये आ गया। तो पोल्स आपके आरएचपी में आ रहे हैं, तो ये सिस्टम वैसे भी अनस्टेबल। समझे भाई, बेसिक फंडामेंटल समझ में आया स्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी का बेसिक फंडामेंटल समझ में आया बेटा। ऐसे ही हो जाता है अनस्टेबल, क्योंकि यहां पे आप कोई भी इनपुट लगा के देख लो सिद्धार्थ भाई, आपको आउटपुट अनबाउंडेड ही मिलेगा। ऐसे सिस्टम में चाहे आप यूनिट स्टेप लगा के देख लो 1/s, यूनिट स्टेप तो बाउंडेड इनपुट है, तो आपका जो आउटपुट का फंक्शन आएगा वो अनबाउंडेड आ जाएगा। उसमें ऐसे आपको ग्रोइंग ऑसिलेशन नजर आएंगी, ठीक है, आपको ऐसे ग्रोइंग ऑसिलेशन नजर आएंगी। चलो यार वेद व्यास, बहुत अच्छी बात है अगर इतना मचा के आए हो, ठीक है। समझ गए सिद्धार्थ भाई, कंडीशन मैथमेटिक्स से ज्यादा आप अगर लॉजिकली सोचो, इस सिस्टम के अंदर अगर आप एक बाउंडेड इनपुट भी दे दोगे ना यूनिट स्टेप, तो भी आपको इंक्रीजिंग ऑसिलेशंस मिलेंगी, जिसके कारण सिस्टम हो जाएगा अनस्टेबल। आगे देखो आप लोग का असाइनमेंट है। अब आप लोग बताओ यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है, नहीं तो वाइंड अप करें, फिर अगले सेशन में असाइनमेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट वाले। बताओ यहां तक अगर किसी को डाउट है तो बोलो। क्लियर है सभी लोग को?